तो ये उपपद विभक्तियां हर एक कारक के साथ चलती हैं। तो इस कारक में भी कौन सा कारक, करण कारक जिसको हम कर रहे हैं, यहाँ भी इसमें भी उपपद विभक्तियां लगती हैं। उसमें कुछ विषय उपपद विभक्ति का अर्थ आप समझ गए हो। करण तो हमने बताया था इंस्ट्रूमेंटल, जो इंस्ट्रूमेंटल जो साधन के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं उसमें हम तृतीया विभक्ति को लगाते हैं। परंतु जहां पर साधन का रूप नहीं है, कुछ विशेष शब्दों के साथ भी भाषा में प्रचलित हैं, उनके नियम बनाए गए हैं, तो उनके साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किन किन के साथ होता है उनको अभी हम लेते हैं यहाँ पर। स्लाइड दिख रही है? दिख रही है मैम, दिख रही है। अच्छा जी, बड़ा करती हूँ इसको। हाँ ठीक है। तो करण कारक तृतीया उपपद विभक्ति, करण कारक है ये तृतीया विभक्ति है, पर उसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग हम आज सीखेंगे। तो बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग, चाहे वो अर्थ ना भी हो तो भी लगाना पड़ता है, तृतीया का ही प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सह, साकम, सार्धम, समम, सार्धम, सदृशम। ये जो शब्द है इन सब का लगभग एक सा ही अर्थ है, साथ अर्थ में। सदृशम का अर्थ थोड़ा सा अलग है, उसके समान, बाकी सबका अर्थ वही है। और इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ तृतीया का प्रयोग होता है, पर मैं कुछ जिनका हमारा आम तौर पर प्रयोग होगा शुरू शुरू में उनको हम लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो 5 शब्द हमने लिए, सह, साकम, समम, सार्धम, सदृशम, इन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह का ये इन सबका अर्थ साथ है, साथ अर्थ में इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। एक बार पहले भी एक दो बार पूछा था उसके लिए, सूत्रों के लिए, तो मैं इसलिए सूत्र जो जो मिले हैं लिख दिया है। सहयुक्त प्रधानम, प्रधान नहीं होने पर भी सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे हम बहुत प्रयोग करते हैं, बच्चा बालक के साथ खेल रहा है, मैं अपने पिता के साथ बाजार जा रहा हूँ, जा रही हूँ, हम अपने सहेलियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये सब प्रयोग में हम लाते हैं ना। तो वो जो साथ है उस साथ के लिए सह शब्द आता है, साकम आता है, सार्धम आता है, समम भी आता है। ये शब्द जो है ये साथ के लिए प्रयोग में आते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ। सह के साथ अर्थ साथ ही है, पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जा रहा है। अब देखिए के साथ है, के द्वारा नहीं है ना यहाँ पर, इसका अर्थ के द्वारा होता तो हम साधारण रूप में ही करण का लगा देते तृतीया विभक्ति, पर वहां पर वो नहीं होने पर भी सह के योग में, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी विशेष शब्द के योग में, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये सह शब्द है, इसके योग में जनकेन, यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है। इसी तरह अम्बा के साथ, अम्बा में भी ये अम्बा या कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, तो वो भी सह के कारण अम्बा में हमने तृतीया लगाई। वो दोनों वो दोनों माता के साथ जा रहे हैं या जाते हैं, तो माता के साथ सह शब्द है, सह के योग में तृतीया विभक्ति आई। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? जब ये पूरा कर लूं ये वाला स्लाइड, फिर अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो फिर आप पूछ लेना। साकम का मतलब ही है साथ, तो यूयम मित्रैहि साकम क्रीडथ, मित्रों के साथ खेलते हैं, तो तुम सब मित्रों के साथ खेल रहे हो या खेलते हो गया स्पष्ट? तो साकम लगा है यहाँ पर, तो साकम के योग में हमने मित्रों में भी, मित्र शब्द में बहुवचन था तो उसके साथ तृतीया विभक्ति लगाई।
मित्र के साथ होता तो हम क्या बोलते, मित्रेण साकम। दो मित्र होता तो मित्राभ्याम लगाते, पर हमने मित्रों के साथ कहा है तो मित्रैः साकम क्रीडत, तो मित्रों के साथ खेल रहे हो। कौन? तुम सब। अब सार्धम, इसका अर्थ भी साथ ही होता है। तो मैं बॉल के साथ, गेंद के साथ खेलता हूँ। तो अहम कंदुकेन सार्धम खेलामि या क्रीडामि। तो बॉल के साथ, गेंद के साथ, वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट भी है। जब हम गेंद से खेलते हैं और उसके साथ खेल रहे हैं, उसका प्रयोग करके खेल रहे हैं, तो उसमें तृतीया विभक्ति इस अर्थ में भी आएगी। तो कंदुकेन में तृतीया विभक्ति एक वचन, तो कंदुकेन सार्धम खेलामि। आगे समम। समम का मतलब भी साथ। बालिके बालिका भी समम पठतः। बालिके कौन सा विभक्ति वचन है? द्विवचन। द्विवचन। द्विवचन है ना, बालिका बालिके बालिकाः। तो बालिके, तो बालिकाओं के साथ पढ़ती हैं। दो बालिकाएं, हमारे घर में दो बालिकाएं हैं, तो और दूसरी लड़कियों के साथ पढ़ रही हैं। कई बार कोई पूछता है क्या कर रही हैं वो लड़कियां, दोनों लड़कियों के साथ पढ़ रही हैं, खेल रही हैं, बोल रही हैं। तो बालिके बालिका भी समम पठतः। तो यहाँ पर हम उनके के रूप को नहीं देख रहे, के चिन्ह को नहीं देखकर हम इन शब्दों को देख रहे हैं। तो समम सार्धम साकम सह, इन शब्दों के साथ हमने तृतीया विभक्ति लगाई। इनके योग में जिसके साथ हो रहा है, ये ध्यान रखना, जिसके साथ खेला जा रहा है, जिसके साथ पढ़ा जा रहा है, जिसका साथ लिया जा रहा है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। इन सभी वाक्यों में आपने देख लिया। ठीक है। अब अगर किसी को इसमें शंका हो तो वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, नहीं तो म्यूट ही रहने दीजिए। हाँ एक जी। चीज एक चीज मेरे प्रश्न है, ये स्लाइड जरा दिखाइएगा। जैसे ये इतने सारे शब्द हैं, सह साकम समम सार्धम, हाँ जी। तो क्या इनको कहीं भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? जैसे पहला वाक्य जिसमें कहा है पुत्र जनकेन सह गच्छति, उसमें ये भी कह सकते हैं जनकेन साकम गच्छति, या हाँ जी। जनकेन सार्धम हाँ गच्छति, या समम गच्छति। हाँ जी, कर सकते हैं। तो ये चार अलग अलग का कोई खास प्रयोजन भी तो होगा, कोई तो जगह होगी जहां ये अलग अलग ही यूज होते हैं। देखो अभी तो नहीं, मैंने तो नहीं इस तरह से देखा नहीं है। और वैसे अधिकतर इनका सह का ही प्रयोग किया जाता है, साकम सार्धम का बहुत कम प्रयोग मिलता है। परंतु जहां भी मिलता है, असल में क्या है कि आप जानो कि ये जो व्याकरण बना है, हमारे जो नियम बने हैं ना, बाद में ऋषियों ने बनाए, पाणिनि ऋषि ने या दूसरे ग्रामेनियंस ने, वो उसका आधार भाषा थी। उस समय जो भाषा चल रही थी। देखिए अभी भी हम लोग कहीं पर किस किस शब्द का एक ही चीज के लिए हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है ना। तो उस समय भी हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, पास पास के क्षेत्रों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा हो साथ के लिए, तो वो इसलिए। डायलेक्ट के कारण होगा। हाँ जी। वो वहां की डायलेक्ट, या मतलब जोग्राफिकल एरिया, अलग अलग इलाके में वही चीज अलग अलग तरीके से बोली जाती होगी। हाँ जी, वो अच्छा, अब ठीक भी है। बोली जाती है। देखिए तराजू का, जैसे उस दिन हम कर रहे थे, तुला शब्द का प्रयोग अब भी करते हैं लोग। तुला भार जैसे करवाया जाता है, तुला का प्रयोग किया जाता है अब भी, और उसका बिगड़ते बिगड़ते तराजू शब्द बन गया। तो जिन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उन शब्दों को ले लिया जाता है और उसमें नियम बना दिया जाता है। ये निरुक्त में भी इस तरह से उन्हीं शब्दों को लिया गया जो जियोग्राफिकली, तो उस समय वैसे जब बनाए गए, ये पाणिनि व्याकरण बनाया गया तो संस्कृत ही बोली जाती थी वैसे तो। और थोड़ा थोड़ा जैसे प्रांतीय प्रभाव होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाता है, तो उससे भी वो शब्द भी परिवर्तित होते जाते हैं। और एक शब्द के लिए, एक चीज के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग भी होता है, पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग में आते हैं। तो उस हिसाब से भी इन शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा, उस समय प्रचलित था, तो इन सब के साथ तृतीया विभक्ति का बताया। ठीक है।
हाँ ठीक है, इसमें सह शब्द सबसे ज्यादा जगह लग हाँ, सकता है ना। सह का प्रचलित है, अधिक ठीक ज्यादा है, प्रचलित वही है। ये धन्यवाद साकम धन्यवाद। सार्धम बहुत कम प्रयोग में आते हैं, समम भी आता है कम, पर सह शब्द से अधिक प्रयोग में आता ठीक है। ये सदृशम का क्या उपयोग होता है? है। हाँ जी, सदृशम। सदृशम, सदृशम का हाँ मैंने जी। वाक्य सदृशम साथ उसके समान के लिए अर्थ होता है प्रयोग। जहाँ सदृशम का होगा ना, असल में एक ही अर्थ हाँ, में थे तो मैंने डाल दिया यहाँ पर सदृशम, अच्छा। तेन सदृशम अ, अम, इमम इमम वस्तु या इमम आम्रम, इदम आम्रम तेन सदृशम दृश्यति, उसके समान दिखाई दे रहा है। ऐसे जब आएगा प्रयोग में तो मैं बता दूंगी, अभी हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो सह का अधिक प्रयोग होता है, तो मैं बहुत बार वाक्य बनाना चाह रही थी तृतीया में, पर सह सिखाया नहीं हुआ था इसलिए नहीं प्रयोग में किया। तो उसी को दृष्टि में रखकर मैंने ये वाक्य बनाया कि अब हम आगे सह का प्रयोग भी करेंगे, तो हम ये इस उपपद विभक्ति को भी कर लेंगे। ठीक है, सदृशम का भी करेंगे आगे प्रयोग। अब बहुत सारी चीजें ना जो हमने अभी की नहीं है, बहुत सारे शब्दों का अभी नहीं किया, तो उसमें अ, अभी आपको बता नहीं सकती उस तरह से, तो फिर हम जैसे जैसे करेंगे बताते जाऊंगी। अभी भी आज मैंने जो बहुत सारे शब्द लिए हैं उनका अभी हम प्रयोग नहीं कर रहे, परंतु हम इसलिए कर लिए कि एक बार आपके रिकॉर्ड में रह जाएंगे कि तृतीया में कौन कौन से शब्दों के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, तो इसलिए हम उनको ले रहे हैं। और मैंने शुरू में उनका ही लिया जिनका अधिक प्रयोग हम क्या करेंगे, जिनका अधिक। हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं अंग विकार में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोई पूछ रहा कुछ? बंद कर दीजिए। अंग विकार में तृतीया विभक्ति। अंग विकार मतलब हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उन अंगों में अगर विकार आ जाता है, कोई उसमें परेशानी है, कोई कमी आ गई, तो उस अंग में जिसमें कमी आ गई वो विकार बताने के लिए, उसमें क्या बीमारी है, क्या कमी है, उसको बताने के लिए हम उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस अंग में तृतीया विभक्ति लगती है जिसमें विकार है। जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, वह कान से बहरा है, तो कान से बहरा है, बहरा जो विकार है ना, विकार का मतलब उसमें कोई बीमारी है, कमी है कोई, तो बहरापन है कान में, तो वह बहरा है कहाँ से, कान से, तो वह विकार किस में आया, कान से, तो उसमें तृतीया विभक्ति आएगी। है तो से अर्थ, हमारा तृतीय करण कारक में से चिन्ह है करण कारक का, परंतु ये द्वारा नहीं है, तो भी हम इसमें लगाएंगे क्योंकि विकार अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग आता है। जैसे ये सूत्र बनाया, ये नांग विकार, जिस अंग में विकार हो उसमें भी तृतीया विभक्ति लगेगी। तो आप कान से बहरा है, तो सह कर्णेन बधिरः, बधिर बहरा नया शब्द है आपके लिए। वैसे तो आपने शायद खबरों में समाचारों में आता है बधिरों के लिए, तो बधिर मतलब बहरा, तो वह बहरा है किससे, कान से बहरा है, तो उस कान में जिससे बहरा है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ विकार के अर्थ में। ठीक है, तो सह कर्णेन बधिरः, वे दोनों नेत्रों से अंधे हैं, वे दोनों नेत्रों से अंधे हैं, तो वे दोनों की क्या हुई, तौ, तौ वे दोनों हो गया, ये आप जानते हो। नेत्रों से, तो दो ही नेत्र होते हैं हमारे, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है कि वे दोनों नेत्रों से अंधे हैं, वह तो हम दोनों को नेत्रों से भी जोड़ सकते हैं, और परंतु हमने के अंधे हैं ना, एक वचन में तो नहीं है ना, तो वे दोनों तो अंधे हैं, यहाँ के साथ भी जोड़ सकते हैं, और वे बहुवचन में लगाकर दोनों नेत्रों से अंधे हैं।
पर वैसे जो नेत्रों हमने बहुवचन लगाया, एक वचन नहीं लगाया, तो उससे अंडरस्टूड है कि दोनों नेत्र, एक नेत्र से होता है तो उसको हम काना बोलते हैं, दोनों नेत्रों से है तो उसको अंधा बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ दोनों तरह से हम लगा सकते हैं। तऊ, वे दोनों इकट्ठे लगा दिए हमने। तऊ नेत्रों से, कितने नेत्र होते हैं? 2 होते हैं, तो नेत्राभ्याम, क्योंकि तृतीया विभक्ति लगानी है, करण कारक लगाना है, तो नेत्राभ्याम अंधौ, क्योंकि वे दोनों हैं, तऊ है तो तऊ के साथ वो भी अंधौ ही आएगा, अंधा अंधौ अंधा, ठीक है। वे दोनों नेत्रों से हैं, ठीक। इसमें अगर वो 3 लड़के हैं जो आंख से काने हैं तो उसको क्या कहेंगे? वो 3 लड़के वो सभी आंख से काने हैं, एक आंख से। हाँ ठीक है, तो उसका हम करेंगे लड़के बालाहा नेत्रेण काणाहा, तीनों की एक एक आंख है ना, एक एक नेत्र से हम ठीक है, ये नहीं नेत्र ही होगा कहेंगे वहाँ। कि नेत्रही, क्योंकि बहुत सारी आंखें होती नहीं है, और कान हाँ। का मतलब एक नेत्र से ही काना होता है, तो बालकहा या बालाहा नेत्रेण काणाहा, वहां काणाहा लगाएंगे क्योंकि बाला है बहुवचन। ठीक है जी। तो ये है अपने आप बन जाता है, अस्ति संति ये सब कुछ नहीं आएगा? हाँ वो भी लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, पर बिना उसके और ये संस्कृत में अर्थ बन जाता है। अभी मैंने आज अच्छा, तो करवाई नहीं थी ना, इसलिए नहीं लगा रही हूँ, इसलिए आगे हम तो ये लगाएंगे, पर अर्थ इसमें आ ही जाता है। नहीं, अर्थ आ जाता है, मगर ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, संस्कृत में माना भी जाता है। अच्छा, कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। हाँ, माना जाता है, पर हम ठीक अभी इससे नेक्स्ट हमारा जो स्टेप वही रहेगा, फिर उसके बाद चतुर्थी आज ठीक रात को करवाऊंगी, अगली ठीक क्लास में वही करवाएंगे, ठीक। क्योंकि वो आवश्यक लग रही है, बीच बीच में उसका प्रयोग आना चाहिए। वे बुआ दोनों, अगर होता हाँ दोनों जी, नेत्रों से, हाँ अगर होता वे तो ते लगता ना, हाँ जी, हाँ जी, ते अंधा लग जाता फिर। हाँ, ते अंधाहा। हाँ ठीक है। वे दोनों पैर से लंगड़ी हैं, वे दोनों क्या है, कौन सा लिंग है इसमें? स्त्रीलिंग है ना, लंगड़ी है, यहाँ से हमें पता लग जाता है ना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये दोनों लंगड़ी हैं। द्विवचन स्त्रीलिंग। द्विवचन आ जाएगा, स्त्रीलिंग का है, बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। खंज होता है लंगड़ेपन के लिए, ये 3 शब्द आपने नहीं सुन रहे हो आप, इनको भी याद करते जाओ। तो खंज होता है लंगड़ा, अपाहिज जो बोलते हैं, तो वे दोनों हैं खंजे, तो खंजे वो द्विवचन आ जाएगा स्त्रीलिंग में। ते खंजे किसे? पैर से, तो पादेन तृतीया विभक्ति लगेगी, क्योंकि विकार है तो विकार, अंग विकार में तृतीया विभक्ति आती है, तो ते पादेन खंजे, ठीक है, इस तरह से प्रयोग ये करेंगे। हाँ जी, ये लंगड़ा तो पैर से ही होगा ना, तो हाँ ये जरूरी तो पैर से लिखना जरूरी होता है इसमें? हाँ, नहीं भी जरूरी होता, पर हम सीख रहे हैं तो लगाना ही तभी लगाएंगे ना। जैसे अगर ये आता कि वे दोनों लंगड़ी हैं, तो हमें तब भी पादेन इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं, तब तो नहीं करना पड़ेगा, अच्छा तब ठीक नहीं जरूरत, एक खंजे ऐसे करेंगे तब ठीक। आप कई होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है, तो लंगड़े का क्या मतलब होता है, जिसके पैर नहीं चलते, पैरों से नहीं चल पाते, तो वहां करने के लिए बताना ही होता है। अंधा आप ऐसे बोलोगे वो दोनों अंधे हैं, तो नेत्रों की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब हम जानते हैं अंधे का मतलब क्या होता है, आंखों से नहीं देखने वाला, बहरे का मतलब होता है कान से नहीं सुनने वाला, तो भी प्रयोग में आता है, उसको प्रयोग में लाने के लिए, समझाने के लिए ऐसे वाक्य, ठीक है। ये तीनों में जैसे बधिर और अंधा और खंजे की बजाय
अगर हमने एग्जाम्पल में देना है तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वो इससे कमजोर हैं या थोड़ा हैंडीकैप, मतलब कोई डिसेबिलिटी है मामूली सी, तो कमजोर का कोई वर्ड होता है जिसमें संस्कृत में हाँ, कमजोर है, कमजोर आंख से के भी कमजोर है, है। पैर से कमजोर है? कृष कृष होता है ना। कृष, अच्छा, ठीक है हाँ, जी। तौ कृषौ। श दूसरा तालव्य वाला, दूसरा श जो अभी करा था मूर्धन्य प वाला। मूर्धन्य अब तो आपको समझ आया ना, मूर्धन्य और तालव्य का। हाँ, मूर्धन्य प वाला हुआ ना। हाँ, और तालव्य जो दूसरा है उसमें कृष कमजोर और पतले को बोल। ठीक है। ठीक, ठीक। जैसे रा वाला कृष, मतलब जो रा आ वाला ना, हाँ, प वाला जो रा वाला। दूसरा, हाँ, तालव्य वाला, श शलगम वाला जिसको बोलते हो। ठीक है, ठीक है, कृष। अब हम संस्कृत जान रहे हैं ना, तो ये शब्द नहीं बोलेंगे हम। तालव्य मूर्धन्य ही याद रखना, आप एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया स्पष्ट। जी। अब इसमें मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, हमने सिर्फ दो का अधिक प्रयोग पहले होता है, बिना और पृथक के साथ। बिना के साथ हमने द्वितीय विभक्ति भी लगती है, हम करा होगा, आपको याद होगा। बिना, किसी के बिना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति भी लगती है, तो तृतीया भी लगती है और पंचमी भी लगती है। अलम, बिना, हीन या विहीन के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। अलम का मतलब होता है बस करो। अलम के दो मतलब होते हैं, पर्याप्त, बहुत ज्यादा, बहुत हो गया, और अलम का मतलब बस करो, अब बहुत हो गया। अब मैं जैसे समझा रही हूँ, आपको लग रहा है कि बहुत बोलती जा रही है, बहुत विस्तार हो गया, अलम विस्तारेण, तो क्या होगा, उसको हम अलम कर देंगे कि बस करो, अब विस्तार से बस करो, विस्तार मत करो। इसका तो मत या बस के लिए अलम शब्द का प्रयोग होता है इस अर्थ में। और बिना, बिना, विदाउट, उसके बिना, और हीन, उससे विहीन है, तो इन अर्थों में, और पृथक, पृथक मतलब उससे अलग, इन शब्दों के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक का कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम तृतीया विभक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए तृतीया के साथ हमने ले लिए इनके उदाहरण। तो इसके लिए सूत्र है, पृथक विना नाना भी तृतीया, तृतीया अन्य तरस्याम। तो उन पंचमी, तृतीया और द्वितीया, अन्यतर, इनके साथ साथ तृतीया का प्रयोग भी होता है। बस इतना आपने समझना है कि बिना, पृथक, नाना और अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। झगड़ा मत करो, झगड़ा मतलब विवाद, वो तो पता है आपको, तो अलम विवादेन। ठीक है, इसना बोल दोगे कि अलम विवादेन, तो इसमें पूरा अर्थ आ गया। अलम हास्येन, और हंसी मजाक मत करो। अलम बस, बस करो, बस के अर्थ में मेन हो गया। तो बस का मतलब कि मत करो या बस, तो अलम विवादेन। पिता पुत्र के बिना जीवित नहीं रहता, तो जनकः, पुत्र के बिना, अब से के द्वारा तो नहीं आ रहा ना इसमें अर्थ, तो के ही अर्थ आ रहा है, परंतु बिना शब्द है, तो बिना के योग में तृतीया विभक्ति का भी, द्वितीया का भी होता है, पंचमी का भी होता है, पर हम अभी, हमारा फोकस तृतीया पर ही रहेगा। तो जनकः पुत्रेण विना न जीवति। ठीक है, तो याद रखना है कि विना के साथ पुत्रम विना भी लगा सकते हैं, और पुत्रेण बिना भी लगा सकते हैं। तो जनः, अब आगे हमने पृथक का प्रयोग कर रहे हैं। ये दो मैंने हिंदी में लिखे समझने के लिए, अब आगे हम संस्कृत से ही समझ लेंगे। जनः, जनक, अम्बा, वैसे इसको जोड़ना चाहिए, पर अभी आपको वो नहीं सिखाई हुई संधि, तो इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। जनः, जनक, अम्बाभ्याम पृथक वसंती। तो आजकल लोग क्या है, अपने माता पिता से अलग रह रहे हैं, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया हमने पृथक के योग में।
पृथक मतलब अलग, ये हम हिंदी में भी करते हैं, इसको आप लिख सकते हो। पृथक का अर्थ है अलग। पिता और माता के बिना रहते हैं, रह रहे हैं लोग। जना का हमने किया था पिछली कक्षा में, लोग माता पिता के बिना रहते हैं, रह रहे हैं। अब नाना शब्द है। नाना का अर्थ नाना भी होता है, नाना प्रकार के, परंतु जब मैंने इसलिए लिखा नाना बिना अर्थ में ही, जब नाना का प्रयोग बिना के अर्थ में होगा तो वहां तृतीया विभक्ति लगेगी। क्या? परोपकारेण बिना। परोपकारेण नाना भी कर सकते हैं, नाना परोपकारेण, इसका प्रायः पहले प्रयोग होता है, तो निष्फलम जीवनम। इसका अभी अधिक प्रयोग होता नहीं है नाना का, इसको अभी आप रहने दो, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। बिना, पृथक और अलम, इन शब्दों को आप याद रखो, तो इनके साथ तृतीया का प्रयोग करेंगे। तो हम आगे वाक्य जब करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। नाना का अभी अधिक प्रयोग नहीं होता, उसको अभी आप छोड़ भी सकते हो, पर याद अपने दिमाग में रखना है और नोट कर लो आपने किताब में, कॉपी में, कि इन शब्दों के साथ जो है तृतीया का प्रयोग होता है। किसी कारण में, हेतु या प्रयोजन में, जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ भी हम जो कर रहे हैं इस कारण को लेके, किसी कॉज रीजन को लेके, तो उसमें तृतीया होती है, से यश होता है। कारण बोधक शब्दों में तृतीया हेतु, इसके लिए सिर्फ इतना ही सूत्र है, हेतु। तो विद्या या यश भवति, विद्या से यश होता है। यश होता है ना, इतना विद्वान है, इसने इतनी पढ़ाई कर ली, तो उसका हेतु क्या, यश का हेतु क्या है? विद्या, तो उसमें तृतीया लगी। तो वह पढ़ने के लिए यहाँ रह रहा है, वैसे तो गांव में रहता है या दूसरे शहर में रहता है, यहाँ आया हुआ रहने के लिए, तो उसका हेतु क्या है यहाँ रहने का? पढ़ने का। तो पढ़ने के लिए हम वो विभक्ति ना लगाकर तृतीया लगाएंगे, हेतु के कारण, उसके कारण, उस हेतु से, तो उसमें तृतीया लगी। तो अभी मेरा ख्याल में हम इतना ही करते हैं, फिर बाकी बाद में करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो आपको इतना याद कर लो, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन शब्दों के साथ सबसे पहले हमने सह, साकम, समम, सार्धम, इनके साथ किया। सह को विशेष रूप से याद कर रखना है। इस सह के साथ और साकम, सार्धम भी मिलते जुलते हैं, इनके साथ तृतीया विभक्ति लगती है। सह का मतलब साथ होता है, साकम, सार्धम, समम का मतलब भी साथ होता है। फिर उसके बाद हमने किया अंग विकार में तृतीया आती है। किसी भी अंग से विकार हो रहा है, तो वैसे भी जैसे अंग विकार ना, वो अपाहिज है, वो टांगों से अपाहिज है, वो नहीं कर पाता, तो वहां भी हम ये तृतीया विभक्ति का लगाएंगे। अलम, विनाहीन, इनके साथ भी बिना का अधिक प्रयोग होता है, अलम का अधिक प्रयोग होता है, पृथक का, तो इनके साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हेतु में जिस कारण से कोई कार्य हो रहा है, तो उस शेष कारण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बस अभी इतने ही करते हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो, बाकी ये बात, ठीक है जी? आप किसी ने कुछ पूछना है इस लेसन में? हेलो, अगर किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हो, नहीं, या कोई समझ नहीं आई कोई चीज, ठीक है? इतना है कि पिछला रिवाइज करते जाइए, तृतीया विभक्ति तक हमें आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द याद। ये जो आपने इसका जो सूत्र दिया है अलम वाले का, तो उसमें सूत्र में अलम शब्द तो कहीं आया नहीं ना? हाँ नहीं, अलम वाला नहीं था, अलम मैंने पहले डाल दिया था, सूत्र में नहीं है अलम, आएगा तो मैं बता अच्छा, ठीक। इसमें वो दूसरे शब्द बिना वगैरह वगैरह, ठीक है जी? ठीक है जी।
तो हाँ बस जी, इतना कंचन जी। आप प्रैक्टिस याद करो। हाँ, कंचन जी। करते जाओगे तो मुश्किल नहीं होगी। तो लकार को भी पूरा याद कर लो और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के साथ दोहरा लीजिए। ये म्यूट कर दे। अगली कक्षा में हम इस धातु भी करेंगे और ये थोड़े से जो रह गए इनको थोड़ा सा समझ। ठीक है जी, नमस्ते जी सब। नमस्ते जी, नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्ते। धन्यवाद। कंचन जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। कंचन जी। हाँ जी। अब मेरी लास्ट जो क्लास थी वो नहीं हो पाई थी, मैं किसी कारण से